नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आज हम आपको पेश हुए बजट का एक्स फैक्टर दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही वंदे भारत स्पेशल में आपको दिखाएंगे अवध में राम आए हैं। तो आइए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, रामनगरी अयोध्या पहुंच चुकी हैं शालिग्राम की शिलाएं और नेपाल से अयोध्या पहुंची शालिग्राम की शिलाएं। अयोध्या में शिलाओं का भव्य स्वागत हुआ। जय श्री राम के जयकारों से गूंजी है अयोध्या रामनगरी, जहां पर इन शिलाओं का भव्य स्वागत किया गया है। गंडकी नदी से निकाली गई ये शालिग्राम शिलाएं अपना पूरा रूट, ये रास्ता तय करते हुए अयोध्या पहुंच चुकी हैं और इन्हीं शालिग्राम शिलाओं से प्रभु श्री राम की और साथ ही मां जानकी की मूर्ति तैयार की जाएगी। और अस्मित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं शिला यात्रा की। अस्मित, आपके पास आते हुए, क्योंकि अयोध्या बेसब्री से इंतजार था हर किसी को, शालिग्राम शिलाएं पहुंची और वो इंतजार अब खत्म हो चला है। बिल्कुल इंतजार खत्म हो गया है और सीधी तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। जिस शालिग्राम शिलाओं का इंतजार किया जा रहा था, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे लोग, वो इंतजार खत्म हुआ है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में इस वक्त सीधी तस्वीर देखिए, शिलाएं पहुंच चुकी हैं और जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं हर तरफ। देखिए जिस तरह से तैयारी की गई थी और लगभग नेपाल से बिहार के रास्ते चलकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती होते हुए आज अयोध्या पहुंच गई है शालिग्राम शिलाएं, जिसको लेकर के लगातार इंतजार किया जा रहा था। और नेपाल से चलकर जिस तरह से देखिए सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार जो है लोग यहाँ पर नारेबाजियां कर रहे हैं और घंटों इंतजार किए गए थे यहाँ पर। और ये देखिए पुष्प वर्षा के साथ साथ स्वागत किया जा रहा है शालिग्राम के इस शिलाओं का, जिससे रामलला और माता सीता की मूर्ति बनेगी। उसे यहाँ से सबसे पहले दो जगह स्वागत किया जाएगा, उसके बाद यहाँ एक राम से और 4-5 बड़े ट्रेन वहाँ पे जो है, ताकि शिलाओं को कैसे वहाँ से उतार कर डाउन पर रखा जाएगा और उसके बाद वहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। व्यवस्थाएं जो की गई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस जैसे ही उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शिलाएं पहुंची थी, यूपी पुलिस लगातार स्पॉट कर रही थी। हर कोई इस दुखद और हर कोई दुखद क्षण का हिस्सा बनना चाहता है और हर एक पूरा परिवार इस वक्त देखिए अयोध्या के इस राम नगरी में मौजूद है और हर कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है। जैसे जैसे शिलाएं हर जगह लोग दर्शन के लिए उमड़े, हर जगह पुष्प वर्षा की गई, हर जगह लोग प्रणाम करके आशीर्वाद ले रहे थे। और आज देखिए शिलाएं पहुंच चुकी हैं। भारत 24 पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं ये शिलाएं, शालिग्राम शिलाएं, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था अयोध्या में। बिल्कुल अस्मित, ऐसा लगता है कि मानो कोई त्योहार हो, कोई खास मौका हो और ऐसा लगता है मानो प्रभु श्री राम खुद पधारे हो। और इसी तरीके की भव्य स्वागत की ये तस्वीरें अयोध्या से इस वक्त आप देख रहे थे। दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है और नेपाल से निकली ये दोनों शिलाएं पहुंच चुकी हैं अयोध्या, जहां पर इनका पूजन किया गया, इनकी अर्चना की गई और इसके साथ ही अब इन्हें भेंट किया जाएगा, जिसके बाद प्रभु श्री राम और मां जानकी की मूर्ति इससे तैयार होगी। और आइए वंदे भारत में अब आगे बढ़ते हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है और इसका असर इस बार के बजट में भी देखने को मिला है। वित्त मंत्री ने नया टैक्स स्लैब पेश कर दिया, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखा गया है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स स्लैब पेश किया है, जिसमें सबसे ज्यादा मध्यवर्गीय परिवार का ध्यान रखा गया है। अब सालाना 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर इस प्रकार है। अब 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर 0 टैक्स का प्रावधान है।
3 से 6 लाख तक की आय पर 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15%, 12 से 15 लाख तक की आय पर 20% और 15 लाख के ऊपर की आय पर 30% आयकर वसूला जाएगा। सरकार ने नई टैक्स रिजीम पर अन्य सहूलियतों का ऐलान करते हुए अपना इरादा साफ कर दिया है कि अब टैक्स की गणना की पुरानी व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगले कुछ सालों में आयकर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मिलने वाली टैक्स छूट के प्रावधानों को वापस ले लिया जा सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम में 15,05,000 रुपए और उससे ज्यादा के लिए 52,500 रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। दरअसल अभी तक 5 लाख रुपए तक आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब इस कैंप को बढ़ाकर 7 लाख तक कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख है, जो पहले 2.5 लाख थी। बजट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई घोषणाएं की गई। आम लोगों की जेब पर इस बजट का असर क्या होगा, यानी कि कौन सी चीजें सस्ती हुई और क्या हुआ महंगा, आप ये भी जानिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि कस्टम ड्यूटी, सेस, सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क को घटाकर 13% किया गया है, यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है, जिसका नतीजा ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे। इस बजट के बाद बायोगैस से जुड़ी चीजें, LED टेलीविजन, लिथियम बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल कैमरा लेंस, मोबाइल फोन, साइकिल, खिलौना, इलेक्ट्रिक चिमनी सस्ते हो जाएंगे। जो चीजें महंगी हुई हैं उनके बारे में भी बताते हैं। सोना, प्लेटिनम, विदेशी चांदी, हीरे, सिगरेट, पीतल, विदेशी खिलौने, हीटिंग कॉइल्स और एक्सरे मशीन, शराब, छाता महंगे हुए हैं। 8 मई 1845 से शुरू हुआ लगभग 170 साल पुराना भारतीय रेलवे आज भी परिवहन का सबसे सस्ता और सुरक्षित होने के साथ साथ रोज लगभग 2.5 करोड़ लोगों की यात्रा का जरिया है। इस बजट में रेलवे के लिए क्या कुछ खास रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। इस बार के बजट से रेलवे को नई रफ्तार मिलने वाली है। रेलवे के लिए बजट 2023 में 2,40,000 करोड़ का ऐलान किया गया, जो 2013-14 के रेलवे बजट के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है। यानी कांग्रेस काल के मुकाबले रेल बजट अब तक 9 गुना बढ़ चुका है। भारतीय रेलवे पिछले कुछ सालों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बुलेट ट्रेन और वंदे भारत ट्रेनों के रूप में तेजी से विस्तार देखने को मिल रहा है। अब वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन बहुत तेजी से रैंप अप होगा और अब तक आईसीएफ चेन्नई में बनती थी, अब आईसीएफ चेन्नई के अलावा सोनीपत में, लातूर में, महाराष्ट्र के लातूर में, हरियाणा के सोनीपत में और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी वंदे भारत ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन चालू होगा। हालांकि रेलवे के लिए अलग से कोई खास घोषणाएं नहीं की गई, जिससे ये माना जा रहा है कि रेलवे अपनी पुरानी योजनाओं को ही पूरा करने पर जोर देगी। रेलवे बजट पर एक्सपर्ट्स का कहना भी यही था कि मोदी सरकार का जोर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और हाई स्पीड ट्रेनों को हकीकत के और नजदीक पहुंचाने पर होगा। बजट में इजाफा कर सरकार नई लाइनों को बिछाने, सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की तादाद बढ़ाने और पहले से जारी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर जोर देगी। हालांकि रेलवे में आम लोगों से जुड़े किसी मुद्दे पर कोई ऐलान नहीं किया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक हैं। इन ट्रेनों को मिली कामयाबी को देखते हुए रेलवे स्लीपर क्लास वाली वंदे भारत ट्रेनों पर काम कर रहा है। सरकार वर्तमान में चल रही शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को वंदे भारत गाड़ियों से धीमे धीमे रिप्लेस करने की तैयारी में है। उधर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात करें तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच जारी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। रेल यात्रा में सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट को रेलवे ने बंद कर दिया था। रेलवे मंत्री कुछ वक्त पहले यह साफ कर चुके हैं कि इसे दोबारा से शुरू करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि रेलवे की आमदनी पिछले वित्त वर्ष की तुलना में काफी बढ़ी है। और इस बार के बजट में हवाई कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया। 50 नए एयरपोर्ट खोलने का ऐलान किया गया है, तो वहीं इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मोदी सरकार ने देश को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि देश में नए 50 एयरपोर्ट खोले जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि देश में 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे,
हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार उन्नत लैंडिंग को पुनर्जीवित करने का काम करेगी। सरकार ने 50 नए हवाई अड्डों को खोलने का ऐलान अपनी उड़ान योजना को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद के तहत किया है, जिसका उद्देश्य देश भर में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हवाई संपर्क में सुधार को लेकर उपायों का ऐलान किया है। इस बजट से उड़ान स्कीम को लोगों के बीच और आसान करने में मदद मिलेगी। इस कदम से उड़ान योजना को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा। सरकार का कहना है कि इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों नौकरियां मिलेंगी। साल 2023 में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, वहीं अगले साल आम चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अब की बार मोदी सरकार ने बजट में मिडिल क्लास की उम्मीदों को पूरा करने की जरूर कोशिश की है, ताकि नए ऐलानों से इसका लाभ मिडिल क्लास फैमिली को सीधे मिले। बजट के जरिए कैसी होगी मिडिल क्लास की चांदी, ये भी समझिए। बजट को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीदें मिडिल क्लास फैमिली को रहती हैं, लेकिन इस बार बजट में मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी कर मिडिल क्लास फैमिली को बड़ी राहत दी। 7 लाख रुपए तक की आय अब टैक्स मुक्त होती दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर कहें तो 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स पेयर को अब कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। जहां पुरानी टैक्स प्रणाली में 7 लाख की आय पर लगभग 44,200 रुपए टैक्स देना होता था, तो वहीं टैक्स स्लैब की रियायतों के चलते अब सीधे सीधे 44,200 रुपए का लाभ लोगों को मिलेगा। बता दें कि 7 लाख आय की श्रेणी में अधिकतम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग आते हैं। इस कैटेगरी में सर्विस क्लास के लोग अधिक संख्या में शामिल होते हैं। जैसे ही ये घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से की गई, वैसे ही सर्विस क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई। मिडिल क्लास फैमिली के लिए टैक्स में राहत एक वरदान की तरह है। जहां कई तरह की ईएमआई देकर सैलरी का संतुलन बिगड़ जाता है, उसी बीच लगभग 40,000 की बचत सीधे तौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज को ये बजट दे रहा है, जो कि बड़ी राहत है। सालाना बचत में बढ़ोतरी होना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। बजट के बाद पीएम मोदी ने कहा, मिडिल क्लास को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते सालों में कई फैसले लिए, ताकि लोगों की ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया जा सके। गरीबों के लिए बजट में कई सौगात दी गई। गरीब तबके के लिए खास ख्याल रखा गया और इस बार के बजट में सरकार ने गरीबों के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है। बजट में गरीबों के लिए कुछ विशेष ध्यान रखा गया। गरीब वर्ग के लिए सरकार ने अपने खजाने की तिजोरी खोल दी। सरकार ने मुफ्त राशन की योजना से लेकर जेल में बंद गरीबों की रिहाई तक के बिंदुओं को इस बार बजट में शामिल किया। मुफ्त आवासीय योजना पर भी सरकार ने बजट बढ़ा दिया। आवास योजना का बजट 66% बढ़ा। बजट में गरीबों के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा ऐलान आवासीय योजना को लेकर हुआ। पिछले साल के मुकाबले सरकार ने इस बार आवासीय योजना के बजट में 66% की बढ़ोतरी की। पिछली बार आवासीय योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके जरिए देश भर में ग्रामीणों और शहरी इलाकों में कुल 80 लाख घरों का निर्माण किया गया। पीआईबी की एक अधिसूचना के अनुसार 3 जनवरी 2022 तक कुल 1,14,00,000 घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 53,42,000 घरों का निर्माण और वितरण हो चुका है। गरीब परिवार को अगले साल तक मुफ्त राशन। केंद्र सरकार ने सभी प्राथमिकता परिवारों को अगले साल यानी 2024 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का ऐलान किया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया। जेल में बंद गरीबों की रिहाई कराएगी सरकार। जेल में बंद गरीबों के मुद्दे को पहली बार केंद्र सरकार ने अपने बजट में शामिल किया। इसके अनुसार पैसों की तंगी के चलते जो कैदी जेल से बेल नहीं ला पाते, उनका खर्च सरकार उठाएगी। ऐसे करीब 2 लाख कैदी हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन रिहाई के लिए तय की गई रकम न होने से वह जेल में ही बंद रहते हैं। अब ऐसे गरीबों की मदद के लिए सरकार ने हाथ आगे बढ़ाया है। बजट 2023 पेश हुआ। मोदी सरकार के चौथे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट था और ऐसे में इस बजट से हर वर्ग के साथ साथ महिलाओं को भी खासी उम्मीदें थी, क्योंकि वित्त मंत्री खुद भी एक महिला है और ऐसे में महिलाओं के लिए उनकी तरफ से कौन सी सौगातों का ऐलान किया गया, महिलाओं की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा,
इस बार का ये बजट, ये भी देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में महिलाओं पर खास फोकस किया गया। वित्त मंत्री ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नया प्लान बनाया है। इस बजट में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खासा बढ़ावा दिया गया है। इस बजट में महिला बचत सम्मान पत्र लाया गया है। ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2 साल के लिए साल 2025 तक होगा। ये एक वन टाइम न्यू सेविंग स्कीम है जिसमें 7.5% ब्याज मिलेगा। इसके जरिए महिलाएं अच्छी खासी बचत कर पाएंगी। तो बजट में महिलाओं को ये खास तोहफा मिला है। महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा। महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम 2 साल के लिए उपलब्ध होगी। आंशिक निकासी की सुविधा भी मिलेगी और लघु बचत को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही बजट 2023-24 में 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक अलग लेवल पर ले जाया जाएगा। महिलाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को उनके खर्च के हिसाब से फंड मुहैया कराया जाएगा। आने वाले वक्त में महिलाओं को बड़े लेवल पर कई योजनाओं से जोड़ा जाएगा और इसके साथ ही महिलाओं को अपने प्रोडक्ट के लिए उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति की जाएगी। सरकार की ओर से उन्हें बेहतर डिजाइन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सेवा देने के लिए अपना दायरा बढ़ा सके। इसके अलावा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत सहायता पैकेज दिया जाएगा। और इस बजट में बुजुर्गों का भी खास ख्याल रखा गया है। देश के सीनियर सिटीजन्स को कई सौगातों का ऐलान किया गया जिसका सीधा लाभ हमारे बुजुर्गों को होगा। सरकार की तरफ से वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम में बड़ी राहत का भी ऐलान किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में आम बजट 2023-24 पेश किया। इस बजट को निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल का पहला बजट बताया। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देते हुए उनकी बचत सीमा को दोगुना करने का निर्णय लिया। वित्त मंत्री ने अपने 87 मिनट लंबे भाषण में वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने का ऐलान किया। ऐसे में अलग अलग वरिष्ठ खाता धारकों के लिए जमा राशि का दायरा बढ़ा दिया है। इसके तहत व्यक्तिगत तौर पर वरिष्ठ नागरिक 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इससे पहले इसकी अधिकतम सीमा 4.5 लाख रुपए थी, जबकि संयुक्त तौर पर अधिकतम जमा राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। इस बजट में बुजुर्गों को भी ध्यान में रखा गया है। देश के वरिष्ठ नागरिकों को कई सौगात दी गई हैं, जिसका सीधा लाभ हमारे बुजुर्गों को होगा। बता दें कि 2022-23 के बजट में सरकार ने 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए टैक्स स्लैब में छूट दी, जिसके तहत 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। युवा यानी कि देश का भविष्य। बजट से युवाओं को बड़ी आस थी और वित्त मंत्री की तरफ से युवाओं को भी साधने की कोशिश की गई। युवाओं के कौशल को बढ़ाने, उनके रोजगार के लिए बजट में कई अहम ऐलान किए गए। बजट में यूथ पावर पर फोकस किया गया है। यूथ के लिए 12 बातें कही गई हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत होगी। 47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। युवाओं को ग्लोबल लेवल की ट्रेनिंग देने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। इनोवेशन और रिसर्च के लिए नई नेशनल डाटाबेस गवर्नेंस पॉलिसी बनेगी, जिसका लाभ स्टार्टअप्स और एजुकेशन में मिलेगा। 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेज के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। फार्मा सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन प्रोग्राम शुरू होंगे। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में 38,800 टीचर्स और सपोर्टिंग स्टाफ की नियुक्ति होगी। 2023-2024 में सरकार आदिवासियों के लिए विशेष स्कूल खोलेंगी और इस पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आर्थिक साक्षरता के लिए एनजीओ के साथ काम करेंगे। खास बात यह भी है कि इस साल के बजट में शिक्षा क्षेत्र की रिकॉर्ड हिस्सेदारी है। सरकार ने साल 2022-2023 के बजट में शिक्षा के लिए 1,04,277 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो कि बीते साल के बजट में 8,000 करोड़ से ज्यादा है। कहा जाता है कि शिक्षा व्यक्ति की सबसे बड़ी धरोहर होती है और आज वित्त मंत्री ने सबसे बड़ी घोषणा डिजिटल लाइब्रेरी के तौर पर की, जिसका सीधा लाभ दूर दराज में रहने वाले लोगों को होगा। डिजिटल लाइब्रेरी आखिर है क्या, कैसे इसका लाभ मिल पाएगा, ये भी समझिए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की भी घोषणा की है। सभी स्कूलों को डिजिटल लाइब्रेरी से जोड़ा जाएगा, जिससे किताबों तक बच्चों की पहुंच बढ़ सके। वित्त मंत्री ने कहा कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को पंचायत और वार्ड लेवल तक खोला जाएगा। इसमें प्रादेशिक और अंग्रेजी भाषा में भी पुस्तकें मिलेंगी। इसमें सभी उम्र के छात्रों के हिसाब से किताबें उपलब्ध होंगी। इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं पर आधारित 100 लाइब्रेरी बनेंगी। बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। एक डिजिटल लाइब्रेरी एक पुस्तकालय है जिसमें उपलब्ध किताबों के डिजिटल वर्जन मौजूद होते हैं। साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्मेट में टेक्स्ट, फोटो, वीडियो या ऑडियो भी शामिल होते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकेगा, जिससे देश के हर कोने में स्थित बच्चों को इसका लाभ मिल सके। डिजिटल लाइब्रेरी की संरचना में एक हाई स्पीड लोकल नेटवर्क, रिलेशनल डेटाबेस, विभिन्न प्रकार के सर्वर और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है। वित्त मंत्री की घोषणा में कहा गया है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को पंचायत और वार्ड लेवल तक खोला जाएगा। ऐसे में ग्रामीण इलाके के छात्रों को इसका सबसे अधिक लाभ मिल सकेगा। किताबों तक सीमित पहुंच वाले छात्रों को नेशनल लेवल पर किताबें उपलब्ध होंगी। डिजिटल लाइब्रेरी में कोर्स की किताबों के साथ साथ बच्चों की उम्र के अनुसार और भी उपयोगी किताबें मिलेंगी।